नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आज बात भारत के उस स्वदेशी मिसाइल ड्रोन की जिसका नाम सुनकर चीन पाकिस्तान टेंशन में है। 297 किलोमीटर की रेंज तक 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मनों के ठिकाने पर 113 किलो का बम बरसा सकता है, जिससे दुश्मनों के ठिकाने जैसे कि बम्पर, रडार, प्लेसेस, आपूर्ति डिपो, पुल में तबाह हो सकते हैं। और खास बात यह है कि भारतीय पैदल सेना इसे आसानी से कहीं भी लॉन्च कर सकती है और करीब के टारगेट को ही नहीं बल्कि ये दूर से दुश्मन के दूर ठिकानों पर सटीक हमला भी कर सकती है। मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड ऐसा मिसाइल ड्रोन जिसे आधुनिक दौर के जंग में सटीक हमला करने के लिए खास तौर पर बनाया गया। आज बॉर्डर पर जहां स्टैंड ऑफ हथियारों की आवश्यकता होती है, ऐसे में ये मिसाइल ड्रोन लाजवाब है। इसकी एक रिपोर्ट देखिए। भारत की तरफ आंख उठाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत ने बना लिया है हथियारों की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक मिसाइल ड्रोन। अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा करने वाला हिंदुस्तान अब दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। आज जिस नए हथियार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे हमारे सैनिकों का मनोबल तो आसमान पर ही है। आप और हम सभी देशभक्तों का सीना भी चौड़ा हो गया है। यह हथियार देश के स्वदेश निर्मित रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है और चीन पाकिस्तान में इस हथियार को लेकर खौफ पसर चुका है। दुश्मनों के लिए काल है MGLDW। चीन पाकिस्तान में इसलिए खौफ पसरा है क्योंकि यह दुश्मनों के लिए काल है। एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के ठिकानों को नाश करके ही यह दम लेता है। इस दमदार हथियार का नाम है MGLDW, यानी मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च ड्रोन वेपनाइज्ड। अब आपको बताते हैं कि दुश्मनों में हड़कंप मचाने वाले MGLDW की खासियत क्या है। इसकी बड़ी खूबी यह है कि यह आज के दौर का हथियार है, यानी आधुनिक दौर की जंग में सटीक हमला करने में इसको महारत हासिल है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आर्टिलरी की तरह हमला करने के लिए इसे टारगेट के करीब होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दूर से भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। और लक्ष्य भेदने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बॉर्डर पर पैदल सेना आसानी से लॉन्च कर सकती है। ये लॉन्च हो गया तो फिर 297 किलोमीटर तक दुश्मनों का इससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि ये 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बम बरसाता है और 113 किलो के बम से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देता है। MGLDW की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। आखिर ये क्यों महाबली है। भारत के इस देसी हथियार में जबरदस्त ताकत है। इसे नागपुर की JSR डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसका वजन 400 किलो है। 150 किलो वजन तो इसके टर्बोजेट इंजन में ही है। इसके 113 किलो का MK-81 वॉरहेड दुश्मनों के ठिकानों जैसे बंकरों और अन्य ढांचों को नेस्तनाबूद कर देता है। 297 किलोमीटर तक दुश्मन के कमांड पोस्ट, रडार प्लेसेस, आपूर्ति डिपो ये पल में तबाह कर देता है। चीन पाकिस्तान के लिए टेंशन है MGLDW। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस मिसाइल ड्रोन से चीन पाकिस्तान का पसीना छूटना लाजमी है, क्योंकि हिंद की सेना इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से सटे भारतीय बॉर्डर पर करेगी। यहाँ पर स्टैंड ऑफ हथियारों की आवश्यकता बढ़ रही है और ये मिसाइल ड्रोन दुश्मनों पर सटीक हमले के लिए सर्वगुण संपन्न है। यही चीन पाकिस्तान की टेंशन की मुख्य वजह भी है। इस मिसाइल ड्रोन के होने से चीन और पाकिस्तान के सैनिकों का महफूज रहना या बचना अब संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर VN झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और उपलब्धि भारतीय सेना के साथ साथ DRDO की से कहें, और इस ड्रोन के बारे में, इसकी खासियत के बारे में आप क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, बहुत वेलकम स्टेप है जी। हमारे पास में। जो जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी आई हुई है, तब से इस तरह के जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस हैं, जिसको के वॉर थिएटर में अप्लाई किया जा सकता है, वो लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले एक स्मार्ट मिसाइल का निर्माण हुआ था, जो कि जहाज से जाता था और अंडरग्राउंड जो सबमरीन है उसको तबाह करने के लिए 450 किलोमीटर दूर उसके लिए बनाया गया था। वो भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी थी। देखिए, जो मिसाइल्स होते हैं और उसके ऊपर में जो वॉरहेड होता है,
इसमें बेसिकली 7 सिस्टम्स होते हैं। एक तो प्रोपल्शन सिस्टम जो कि इसको गति देता है। दूसरा एरोडायनामिक जो इसको स्टेबल रखता है जब ये जा रहा होता है। तीसरा नेविगेशन कंट्रोल जो 3D में इसको गाइड करता है आगे टारगेट पे जाने के लिए। चौथा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें कि सारे जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के वो आते हैं और उसको इंटीग्रेट करके कंप्यूट किया जाता है। और जो पांचवा है वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि गाइडेंस सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे वर्जन्स हैं, प्रीसेट, कमांड, नेविगेशन, बूम राइडर, होमिंग, कंपोजिट, आप नाम लेते जाइए, इसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है। और लास्ट जो 2 चीज़ें हैं वो एक टारगेट एक्विजिशन जिसमें कि आपको बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके गिरना है, और लास्ट कि पेलोड का इंटीग्रेशन और उसको वहाँ पे किस तरह से गिरा जाता है। अगर ये सिस्टम आपके पास में है जो कि हर मिसाइल में लगभग है, तो इसको आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसा है जो जब कल भी परसों भी हम आपसे बात कर रहे थे, मैंने कहा ये हर मिनट में, हर घंटे में ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसमें और वैल्यू एडिशंस हो रही हैं, इसमें ज़्यादा के ज़्यादा उसमें एसिड्स दिए जा रहे हैं। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को जिसको हम लोग मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च वेपन ड्रोन के जिसको कहते हैं, इसमें मेनली जो सिस्टम है वो एक छोटा-सा मिसाइल है, जो कि प्रोपल्शन सिस्टम इसमें आपने बताया कि 150 केजीएफ का टर्बोजेट इंजन है। इसका वेलोसिटी आपने ऑलरेडी बता दिया कि लगभग 1000 से थोड़ा-सा ज़्यादा किलोमीटर पर आवर है। इसमें आपने बता दिया कि नेविगेशन सिस्टम जो है, या तो ये जीपीएस से चल सकता है या ग्लोनास से, जो रशियन सिस्टम है, उससे चल सकता है। लेकिन इस दोनों सिस्टम में, जीपीएस या ग्लोनास में, जब भी आप इसको गाइड कीजिएगा तो जिसका ये जीपीएस ग्लोनास सिस्टम है, जीपीएस नेटो के द्वारा संचालित है, यूरोपियन देशों के द्वारा संचालित है, ग्लोनास रशियन के द्वारा संचालित है, उसको पता चलेगा कि आपका ये वेपन कहाँ जा रहा है। इसलिए इसको इंटीग्रेट किया गया है हमारे नाविक सिस्टम से, जो बिल्कुल प्योर इंडियन सिस्टम है। इसमें आप जिस तरह से इसको कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेटली इसको गाइड करेंगे, ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो वो नेविगेशन कंट्रोल इसमें दी गई है। इसका टारगेट एक्विजिशन जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रारेड होगा या फिर रेडार कंट्रोल होगा, तो वो भी आपने इसमें दी हुई है। और इसको आपने जो वॉर हेड जो कि डिलीवरी करेगा, वो आपने एक ड्रोन बना दिया है। देखिए, मिसाइल जो है इसको लेके टारगेट के नज़दीक जाएगा, उसके बाद मिसाइल सेपरेट हो जाएगा, फिर ड्रोन वहाँ से होमिंग करेगा इसको जिस टारगेट पे गिरना है। अब ये होमिंग जो है, या तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है कि पूरे के पूरे जो एरिया है उसको ध्वस्त कर दे, क्योंकि इसमें लगभग 113 115 किलो जो 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 एक्सप्लोसिव हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है ये। उससे पूरा का पूरा रेडार को या कमांड पोस्ट को या इंटरडिक्शन जिसको कहते हैं, ब्रिज को उड़ा दिया जा सकता है। और ड्रोन की ख़ासियत ये है कि उसको धीरे-धीरे जाके ठीक उसी जगह पे गिराएगा जहाँ उसको गिरना चाहिए। तो जब आपने ये सारी चीज़ें दे दी हैं, तो ऑब्वियसली आपके हाथ में एक महान अस्त्र लग गया है। क्योंकि वॉर थिएटर में आज के दिन में जबकि हम बात कर रहे हैं कि कमांड थिएटर जो मॉडल हो रहा है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेस सिस्टम, सारे चारों जो आपके कमांड हैं, एक साथ में काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत एडवांस वेपन है। इसको न्यूट्रलाइज़ करना या इसको गिराना दुश्मन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और 1000 से ज़्यादा जो उसकी स्पीड है, ये ड्रोन तो रह ही नहीं गया, क्योंकि ड्रोन जो होती है वो 175, 180 या 200 के आसपास में या 250 आसपास के किलोमीटर पर आवर से चलता है। जैसे आपने सुना होगा, ईरान से इतने सारे ड्रोन एक साथ में लॉन्च किए गए थे इस्राइल की तरफ में, उसमें से 90% को रास्ते में ही मार दिया गया था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी, स्पीड बहुत कम थी। तो उसको कोई भी ट्रैक करके उसको मार सकता है। लेकिन इस वेलोसिटी पे 1000 से ज़्यादा किलोमीटर है, और वो भी एक छोटी सी सिस्टम है, छोटा सा मिसाइल है। इसको ट्रैक करना दुश्मन को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सराहना करता हूँ डीआरडीओ को और इंडियन आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने ये समझ दी है डीआरडीओ को, ये टास्क दिया है डीआरडीओ को, जिसमें उन्होंने जो स्पेसिफिकेशंस दी है कि हमारा ये वॉर थिएटर है, हमारे टारगेट ऐसे हैं, और उसमें हमें किस तरह से अपना वेपन डिलीवरी जो करना है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे करना है। तो ये एक महा अचूक अस्त्र होगा। जब से प्रोडक्शन इसकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद इसका जो चालन है, संचालन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि टारगेट प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है।
तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस को और डीआरडीओ को कि उन्होंने इस वेपन को ऑलरेडी बना लिया है, इसका टेस्ट कर लिया हुआ है और बहुत जल्दी ये आर्म फोर्सेस में इंट्रोडक्शन होगा इसका। मनोज जी। बहुत जल्द ये आर्म्स फोर्स में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है 400 किलो का है, लेकिन 150 किलो वजन का तो इसका टर्बोजेट इंजन है। और जो सबसे खास बात है कि 297 किलोमीटर इसकी रेंज है, और जिसका जिक्र खुद वीएन झा साहब कर रहे थे कि 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यानी कि जो आजकल जितने भी मिसाइल्स हैं या फिर फाइटर जेट हैं, वो आज के समय में युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है कोचर साहब से, राजन कोचर साहब से। राजन कोचर साहब, इसे आधुनिक दौर के युद्ध को ध्यान में रखते बनाया गया है? मनोज जी, बिल्कुल आधुनिक दौर की जो लड़ाई है, पहली बार हमने इसको देखा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे AN-32 का जो एयरफोर्स का रशियन का जो प्लेन था, पुराने जो उसके हवाई जहाज थे, उनके ऊपर ऑटोनोमस सिस्टम लगाया गया और आर्मेनिया को बेवकूफ़ बनाया गया। और आर्मेनिया एक्चुअली समझ रहा था कि उन लोगों ने उनके हवाई जहाज नष्ट कर दिए। फिर हमने रशिया की लड़ाई में देखा, बिकॉज रशिया ने भी इस टाइप का ड्रोन, जो एक ड्रोन $35,000 का इसको रशिया ने बनाया था, वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया और बहुत सक्सेस के साथ इस्तेमाल किया। अब हम देख रहे हैं कि भारत ने ये एक्चुअली क्षमता ली है और मैं इसको एक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि एक्चुअली मानूंगा। टेक्निकल बातें ग्रुप कैप्टन साहब ने कर दी। टेक्निकल इश्यूज में मैं आऊंगा कि इसको लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके फायदे एक आधुनिक लड़ाई में कैसे होंगे, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया कि आधुनिक वॉर में, जो आज की जो हाईटेक वॉर है, उसमें इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे एक सिनेरियो अपना लेते हैं कि आप अपने 25 ड्रोन इसको लॉन्च करते हैं ये वाले, और जो इसकी स्पीड है वो है 1 मैक। आप स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड है ये। आपका जो बिग 29 है वो 2.25 मैक की स्पीड से, तो आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड से आपको आएगा। दुश्मन के रडार्स को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो सारे रडार स्क्रैम्बल हो जाएंगे। इसको ट्रैक करने के लिए वो सोचने लगेंगे कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक आ गई है। अब दुश्मन के जब रडार स्क्रैम्बल होते हैं और एक ट्रैकिंग मोड में आते हैं, तो उनका जो एमिटिंग सिग्नल है वो बढ़ जाता है। तो पहली स्ट्राइक में आप देखेंगे ड्रोन आएंगे, दुश्मन के रडार एक्टिवेट हो गए। दूसरी स्ट्राइक में आपके हवाई जहाज आएंगे, जिनके पास जो क्षमता है रडार की, वो स्ट्रेट अवे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रैकिंग मोड में पहुंच चुके हैं। और एक ही वेव में आप देखेंगे कि पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा दुश्मन का, वो आपका नष्ट हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कितना एक एडवांटेज ग्राउंड की फोर्स को मिलेगा। जैसे अगर एक इन्फेंट्री यूनिट वहां पे ऑपरेट कर रही है और उसको एयर सपोर्ट चाहिए, और इस तरीके का अगर एक स्ट्राइक होता है, तो वो इन्फेंट्री यूनिट अपने आप को कितना महफूज समझेगी इस स्ट्राइक के बाद। और दूसरा, इसकी और भी एक, क्योंकि ये वेपनाइज्ड है, हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि इसमें भी आप इसको मिसाइल्स डाल के अपने रख सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो एक ट्विन बेनिफिट है कि आपने दुश्मन के रडार्स को कंफ्यूज किया, वो सोचने लगे कि फाइटर एयरक्राफ्ट आया है, अटैक, एयर अटैक हुआ है। और दूसरा, आपने उनके रडार्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उनके जितने भी ग्राउंड टारगेट्स हैं, आपने अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन इनके पास हो, ये जितने भी ड्रोन्स होंगे ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन के साथ लेस होंगे, और ये
जीएसआर डायनेमिक्स ऐसी कंपनी है जो लॉटरी एमुनिशन भी मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका मतलब कि आपको एक कंप्लीट पैकेज ये कंपनी आपको दे रही है। और लॉटरी एमुनिशन की खासियत ये है कि जैसे रडार एक्टिवेट होता है वो अपने टारगेट को सेंस कर लेता है लॉटरी एमुनिशन, और सीधा उस टारगेट के ऊपर अटैक हो जाता है और उस टारगेट का बचना नामुमकिन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर हमको एक्चुअली मिल रहा है। और इसके बावजूद एक चीज और इसको भारतीय फौज एक्चुअली कर रही है, वो अपने राफेल के लिए और अपने सू-30 के लिए और तेजास के लिए डिकॉय एयरक्राफ्ट्स भी बना रही है। ऑलरेडी एक कंपनी इसको बना रही है। तकरीबन 5 से 10 करोड़ कॉस्ट में आपके 50 से 100 डिकॉय एयरक्राफ्ट बनेंगे। इसका मतलब है कि एक सुखोई का अटैक होता है, राफेल का अटैक होता है, पर वो डिकॉय होते हैं और दुश्मन एक्चुअली समझता है कि एक्चुअल अटैक हो गया। दूसरा, एयरफील्ड के ऊपर इनको रखा जाएगा और जब दुश्मन का एयर स्ट्राइक हमारे एयरफील्ड पे होगा तो एक्चुअल एयरक्राफ्ट की जगह डिकॉय एयरक्राफ्ट टारगेट होंगे। इसका एक डुअल इसको पर्पस हो रहा है। और एज अ प्रिंसिपल ऑफ वॉर, अगर जो हमको एक्चुअली पढ़ाया जाता है, दैट डिसेप्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। और जो दुश्मन के पास हमारे एक्चुअली देश के पास जो ताकत है डिसेप्शन की, और अगर हम उसको इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे द फर्स्ट 72 आवर्स जो भी लड़ाई होती है वो बहुत क्रूशल होती है। और ये फर्स्ट 72 आवर्स में अगर आपने डिसेप्शन हासिल कर लिया, आपके जो एयरक्राफ्ट आपके सुरक्षित हैं और आपने डिकॉय इस्तेमाल किए, आपने ड्रोन इस्तेमाल किए और आपने उसके बाद स्वॉर्म ड्रोन का अटैक किया। अभी आपने नागस्त्रा के बारे में एक्चुअली सुना होगा, सुसाइड ड्रोन्स जो हमारे लद्दाख में लगाए हुए इन्फेंट्री बटालियंस के पास हैं और ये 2 किलोमीटर तक इसको जाते हैं और जो भी दुश्मन का टारगेट होता है उसको नष्ट करते हैं। सो ये आपका जो नागस्त्रा ड्रोन हो गया, आपका खरगा ड्रोन अभी एक मैन्युफैक्चर हुआ है और वो भारतीय फौज ने मैन्युफैक्चर किया है, हमारे एक इसको जवान ने मैन्युफैक्चर किया है। वो जो खरगा एक्चुअली ड्रोन है वो हमारी आईएसआर कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो अपना दौर है वो एक ड्रोन वॉरफेयर का दौर है और एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। आपके 10 और 20 लाख के बीच में आपका एक अच्छा ड्रोन आपको मिलेगा और आपकी जो एक मिसाइल है वो आपकी 35 या आपकी 40 लाख की आती है। तो आप समझ सकते हैं एट 1/4 द कॉस्ट आप अपना जो आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, आप ये उसको हासिल करें। ये बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ बीएन झा साहब मौजूद हैं। झा साहब, आजकल तो रणनीतिक युद्ध होता है और ड्रोन या ड्रोन बम की जो भूमिका है, जो उसका महत्व है, वो हमने रूस और यूक्रेन युद्ध में देखा कि किस तरीके से रूस की तरफ से ये ड्रोन हमले किए जाते थे, फिर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले किए जाते थे। और ये परेशान करने वाले, युद्ध क्षेत्र में आपको परेशान करने वाले हमले होते हैं जो आपको झुंझलाहट ला देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, भले ही बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं लेकिन आपको विचलित कर देते हैं इस तरह के हमले। और इस मिसाइल, ड्रोन मिसाइल के बारे में बात करें तो ये एक उपलब्धि के तौर पर है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जब रणनीतिक युद्ध की बड़ी भूमिका होती है, इसमें इसे पैदल सेना द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। जी हाँ मनोज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आज का जो दौर है, बैटलफील्ड वॉरफेयर का जो एक सोच है वो बिल्कुल बदल गया हुआ है और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। देखिए, जब अभी राजन साहब ने जो बताया था कि जो अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुआ था, उस समय में हमने देखा कि जो टर्की द्वारा दिया गया एक ड्रोन सिस्टम था जो कि किलर ड्रोन था, उसने कितनी तबाही मचाई थी। आर्मेनिया के जितने सारे टैंक्स थे
वो उन टैंक को गड्ढे में छुपा के रखा गया था, फिर भी उसको एक-एक करके आइडेंटिफ़ाई करके उसको ध्वस्त किया था। तो वहाँ से शुरू हुई थी। जब रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो आपने सुना होगा जब शुरू-शुरू आपने भी खबर दी थी कि ये ड्रोन उसमें यूज़ हो रहा है और ये ड्रोन किसका था? ईरान का था। ईरान के ऊपर में बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाने को सोच रहे थे वेस्टर्न नेशन, क्योंकि उन्होंने अपना ड्रोन जो था वो रशिया को दिया था। वो ड्रोन और आज के दिन में जो ड्रोन है, ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, बैटलफ़ील्ड को वो जो कार्यरत है वो 3 साल हो गए हैं और इस 3 साल में कितने मिनट हैं और कितने घंटे हैं आप वो देख लीजिए। उसी रफ़्तार से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज़ आई हैं, वो चेंजेज़ आई हुई हैं। आज के दिन में कुछ एक ऐसे मिसाइल्स जो जो यूएसए ने यूक्रेन को दी थी, ये मिसाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा गाइडेड है। इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, इसको यूक्रेन के फोर्सेस भी नहीं चला सकते हैं। इसके लिए नेटो में और वो भी खास करके यूएस कमांड फोर्स जो है, जो कि स्पेस कमांड फोर्स है, वो अपने सैटेलाइट से इस मिसाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। एक चीज़ मेरे मुँह से मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा था वही जनरल साहब ने आपको बताई। देखिए, आज के दिन में डिसेप्शन ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और डिसेप्शन तो एयरफोर्स का एक बेसिक रहा है। आपको याद होगा डीआरडीओ ने एक टारगेट सिस्टम बनाया था जिसका नाम था अभ्यास। ये अभ्यास जो था वो किसी भी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से लॉन्च होता था और उसमें इलेक्ट्रॉनिकली हम ऐसे सिग्नल उसमें जनरेट करते थे कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट को वो अपना इमिटेट करता था। वो इमिटेट करता था कि ये मिग 21 है, ये मिराज है, ये सू-30 है, ये अब जिस एयरक्राफ्ट को आप इमिटेट करना चाहें, उसका सिग्नल कंट्रोलिंग रेडार जो है उसको जाता था। अब आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए ये जो अभी वेपन बना हुआ है, इसमें भी अगर वो फीचर डाल दिया जाए और इसको एक डिसेप्शन करके आप भेज दीजिए या फिर वही जो अभ्यास का जो हमारा सिस्टम है, टारगेट सिस्टम, उसको एक सू-30 एयरक्राफ्ट से या आपकी जो कोई भी लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट हैं, उसको छोड़ दीजिए एक डिकॉय बना के डिसेप्शन के लिए, तो दुश्मन का रेडार जो है वो उसके ऊपर में केंद्रित होगा। उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा कि ये कौन-सा रेडार है, इसकी क्या स्पीड है, इसका ट्रैजेक्टरी कहाँ जा रहा है, कहाँ पे अटैक करने वाला है, वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते रहेगा, लेकिन वो डमी है। वो एक डिकॉय है और उसके पीछे जो आपका एयरक्राफ्ट है या आपका मिसाइल सिस्टम है या आपका ड्रोन है, वो जाके अपना काम तमाम करके आ जी, जाएगा। जी। दुश्मन उस डिकॉय को ट्रैक करता रहेगा, आपका जो सिस्टम है वो अपना काम करके आ जाएगा। तो जी। ये सारी चीज़ें जो आई हुई है थॉट प्रोसेस में, ये आई हुई है, लेकिन हर सिस्टम का एक काट होता है। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिस वेपन की, ये भी आईआर को डिटेक्ट करता है, वो तो बिल्कुल सेफ सिस्टम है, लेकिन एक्टिव रेडार को से जब किसी टारगेट की तरफ में जाएगा, तो उस रेडार को जैम किया जा सकता है। ये बड़ी उसमें उपलब्धि थोड़ी-सी होगी, उसको जैम किया जा सकता है। डीओडो की उपलब्धि, क्योंकि जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, राजन कोचर साहब, क्या कहेंगे सैन्य मामलों में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को लेकर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मनोज जी, बिकॉज एक आत्मनिर्भरता के लिए एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जरूरत है। और आज आप जानते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर है। 16% जीडीपी हमको देता है खाली। अगर आप चाइना की तरफ अगर जाएं तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो 35% आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो मुहिम मैं बोलूंगा, एक ड्राइव लॉन्च हो चुकी है। पिछले 4 से 5 साल में जो मैंने डेवलपमेंट्स देखी हैं इस सेक्टर में, वो शायद पहले 20-30 साल में नहीं हुई। पर आप इसको अलादीन का चिराग मत समझिए, बिकॉज ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। एक डिफेंस इकोसिस्टम को अगर हमने उस स्तर तक लेके जाना है, हमको चाइना से मुकाबला नहीं करना है। हमको जो अपने आप अपने जो है ना सेल्फ रिलायंस के ऊपर हमको करना है कि हमको भारत को सेल्फ रिलायंस बनाना है। और इसीलिए आपने देखा रशिया ये जो 3 साल से ऊपर कैसे लड़ पाया, क्योंकि रशिया का डिफेंस इकोसिस्टम मौजूद था। जितनी मिसाइल्स और रॉकेट्स
रोज लॉन्च होती थी, रशिया जिसको एक्सपेंड करता था वो उतना ही मैन्युफैक्चर करता था। हम इसको सर्ज कैपेसिटी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक सर्ज कैपेसिटी पैदा करनी पड़ेगी, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ। और इसलिए जस्ट ऐसा जैसी कंपनीज आ रही है, हमारे पास एल&टी है, हमारे पास इसको महिंद्रा डिफेंस है, हमारे पास भारत जी। फोर्ज है, इसको बहुत सारी ऐसी कंपनीज अभी जो आ गई, हमारे पास अदानी भी आ चुका है। और ये जो एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि आने वाली लड़ाई में अगर आप एक लड़ाई को लंबा लेके जाएंगे तो उसमें आपको एम्युनिशन की जरूरत होगी, ड्रोन्स की जरूरत होगी, आपके वेपन सिस्टम्स की जरूरत होगी, जो आपके लड़ाई में नष्ट होते हैं उसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी। तो इस टाइप की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। हम बार बार अमेरिका और इसराइल के पास नहीं जा सकते कि हमको आपसे रॉकेट चाहिए या हमको वेपन सिस्टम चाहिए, जी। ये हमको आपसे हवाईजर चाहिए। हमको अपनी क्षमता बनानी पड़ेगी। और इसीलिए ये मेक इन इंडिया की बात हो रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको रशिया और इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। आज आपने देखा AK-203 राइफल जो प्लांट अमेठी में लगा हुआ है, वहां पे ये राइफल मैन्युफैक्चर होने लग गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जेट टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, जेट इंजन भी आएंगे यहाँ पे, और जो इसको बाहर वाली कंपनी जो यहाँ पे आएंगी और अपना बेस करेंगी। हमको अपना फोकस हमको ये रखना है कि हम अपने इंपोर्ट्स कम करें। आज वर्ल्ड का नंबर 2 डिफेंस इंपोर्टर है भारत। हम्म। तो अब हमको इसको कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको नेगेटिव कम करना लिस्ट। और कैसे एक्सपोर्ट हाँ, के लिए भारत प्रयास कर सके, उस आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं कोचर साहब का, शुक्रिया करूंगा झा साहब का, जो विस्तार से भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे यमुना की।